कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर जाते जाते ही जाएगी और तीसरी लहर आते आते ही आएगी। यानी जुलाई अगस्त तक दूसरी लहर विदा हो सकती है और तीसरी लहर अगर आई तो अक्टूबर में दस्तक दे सकती है। तो इस जाते जाते और आते आते के बीच हमारे पास है 90 से 120 दिन की तैयारी के लिए दिन। इस दौरान देश की 60 से 70% जनता को टीका लगाना सबसे बड़ी चुनौती है और जरूरी भी। ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और जरूरी दवा का भंडारण करना और वितरण की व्यवस्था करना दूसरे नंबर पर आता है। ये सब कैसे होगा, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। कुल मिलाकर हम ये मान कर चल रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी ही आएगी, तो उसी हिसाब से सारी तैयारियां भी हमें करनी है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो वो बेदम साबित होगी, और अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो इस बहाने देश में जो हेल्थ सर्विस है उसकी सेहत सुधर जाएगी। यानी दोनों ही श्रेणियों में हमें पाना ही पाना है, खोना कुछ नहीं है। आइए कोरोना के खिलाफ लड़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं। भारत में इस समय टीकाकरण की जो रफ्तार है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 31 मई तक करीब 20 करोड़ लोगों को टीका लग चुका होगा। हमारे देश में 18 प्लस नागरिक कुल मिलाकर 100 करोड़ के लगभग हैं। यानी 1 जुलाई को हमारे पास करीब 80 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य होगा और इसके लिए हमारे पास होंगे 3 से 4 महीने, यानी 90 से लेकर 120 दिन। देश में कोरोना की पहली लहर की पीक पिछले साल 17 सितंबर को आई थी और उसके करीब 5 महीने बाद दूसरी लहर ने दस्तक दी थी। अब अगर हम ये मानकर चलें कि देश में दूसरी लहर की पीक मध्य मई तक आ गई तो 5 महीने बाद यानी अक्टूबर में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। यानी हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने ही बचते हैं। 120 दिन और 80 करोड़ डोज, यानी 70 लाख लोगों को रोज इंजेक्शन लगाना, क्या ये संभव है? हमारे देश में पिछले एक हफ्ते में टीकाकरण की रफ्तार बेहद कमजोर पड़ी है। रोज करीब 11 से 14 लाख टीके ही लगाए जा रहे हैं, जबकि अप्रैल में हर रोज 25 से 30 लाख टीके लगाए जा रहे थे। 6 अप्रैल को देश में 42 लाख टीके लगाए गए थे। देश में टीकाकरण केंद्रों की संख्या 70,000 के आसपास है और जानकारों का कहना है कि हमारे पास 70 से 80 लाख लोगों को टीका लगाने की क्षमता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इतने टीके उपलब्ध भी होने चाहिए। पहले हमारा था कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो है नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ जो है वैक्सीन अगर लगा दें तो एक अच्छा खासा पूल को हम कवर कर लेंगे। इसके लिए जो है इतनी जल्दी नहीं है कि 70 करोड़ लगा दें तो हमें जो है उससे जो है जल्दी थर्ड वेव को रोक लेंगे। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। जून में देश को कोविशील्ड 7 करोड़ और कोवैक्सीन करीब 2 करोड़ और करीब 30 लाख स्पुतनिक 5 टीका उपलब्ध होगा। यानी हर रोज 27-28 लाख लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। जुलाई में 10 करोड़ कोविशील्ड, 5.5 करोड़ कोवैक्सीन और 1.25 करोड़ स्पुतनिक 5 टीका होगा, यानी करीब 17 करोड़ टीका, यानी 55 लाख लोगों को रोज टीका लगाया जा सकेगा। अगस्त में 30 करोड़ टीके और सितंबर में भी 30 करोड़ टीके होंगे, ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो हम अगस्त सितंबर में हर रोज 1 करोड़ टीका लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन कुछ व्यवहारिक दिक्कतों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना जरूरी है। 18 से 45 साल आयु वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। गांव में कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है जैसे कि आपकी लॉटरी खुल गई हो, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप फर्स्ट आ गए। तीसरी लहर से बचना है तो गांवों में बड़ी तेजी से 18 प्लस का टीकाकरण होना है। लेकिन देखा गया है कि कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रही हैं। देश में करीब 6.5 लाख गांव हैं, लेकिन 43,000 से ज्यादा में इंटरनेट सुविधा नहीं है। स्मार्टफोन की पहुंच 28% आबादी तक ही है। 30 करोड़ मोबाइल गांव में बेसिक हैं, जिन पर कोविन ऐप लोड नहीं हो सकता। ये ऐप सिर्फ अंग्रेजी में है। हमारे यहाँ
डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल ज्ञान की पहुंच 59% ग्रामीण इलाकों में ही है। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर से 4 लोग ही रजिस्टर हो सकते हैं, जबकि गांवों में परिवार आमतौर पर इससे बड़ा होता है। सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर भी खोल रखे हैं। इनकी संख्या देश में 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के चलते 50 से 60 हजार ही इस समय खुले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गांव में 45 साल तक के युवा रजिस्टर ही नहीं हो पाएंगे तो टीका कहां से लगा पाएंगे। किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली हम विश्वास नहीं करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है। अगर कोविन ऐप से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ऑनलाइन वहाँ पे एट द साइट रजिस्ट्रेशन या उसकी व्यवस्था। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अननेसेसरली वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ बढ़ेगी तो फिर ट्रांसमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं। भारत सरकार का कहना है कि टीके की सप्लाई में इजाफा होने पर रजिस्ट्रेशन की शर्त में ढील दी जा सकती है और वॉक इन वैक्सीनेशन हो सकता है, लेकिन इसमें समय लगने वाला है, जिसकी हमारे पास कमी है। कुछ राज्यों ने स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग मांगा है, जो ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। कुछ गांवों में स्कूली बच्चों ने ये जिम्मा संभाला है। महाराष्ट्र में आदिवासी इलाकों में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और टीका लगने के बाद सरकारी कर्मचारी सारी जानकारी ऑनलाइन भर देते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकारों में गांव के स्तर पर हेल्प डेस्क गठित किए गए हैं, जहां रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो खुद का सीजे टीका नाम से नया ऐप ही बना डाला है। इस बीच शहर के लोग गांवों के टीकाकरण केंद्रों में स्लॉट बुक करवा रहे हैं। तीसरी लहर से बचना है तो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी को दूर करना है। एक खास बात वेंटिलेटर को लेकर है, जो खुद वेंटिलेटर पर है, तो वेंटिलेटर को वेंटिलेटर से निकालना बेहद जरूरी है, खास तौर से जब तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इस बात की आशंका हर कोई जता रहा है। भारत में कोरोना काल से पहले करीब 47,500 वेंटिलेटर हुआ करते थे। कोरोना काल में पीएम केयर फंड से 58,000 वेंटिलेटर्स खरीदे गए। इस पर 2,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कायदे से इससे राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी लहर के दौरान राज्यों में वेंटिलेटर्स की कमी, खराब वेंटिलेटर्स, डिब्बों में बंद वेंटिलेटर्स फिट करने वालों का नदारद होना जैसी खबरें आनी शुरू हो गई। राज्यों ने केंद्र सरकार पर खराब वेंटिलेटर्स भेजने के आरोप लगाए, तो केंद्र ने राज्यों पर उनको संभाल कर नहीं रखने के आरोप लगाए। वाइस चांसलर सीगे डॉक्टर राज बहादुर, उन्होंने बकायदा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ उस कंपनी ने बकायदा जी प्रॉपर इंक्वायरी करा के उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कर्नाटक में पीएम केयर से 2,000 वेंटिलेटर्स भेजे गए, लेकिन 1,600 या तो खराब निकले या फिर उन्हें डिब्बों से निकालकर चालू नहीं किया गया। राजस्थान में 1,900 वेंटिलेटर्स भेजे गए, लेकिन इसमें से 1,400 का यही हाल रहा। ऐसी ही शिकायतें बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र से आईं। मामला पीएम तक पहुंचा और ऑडिट करवाई गई। इस ऑडिट से जो निकला वो चौंकाने वाला था। बहुत से जिला अस्पतालों में मैकेनिक ही नहीं मिले जो वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल कर पाते। कहीं सर्विस और स्पेयर पार्ट वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनी ने नहीं दिए, तो कहीं अपना इंजीनियर नहीं भेजा। वेंटिलेटर्स को कहीं ऑक्सीजन पाइप से जोड़ने वाला कनेक्टर नहीं मिला, तो कहीं जनरेटर से जोड़ने का उपकरण नहीं मिला। कहीं 5 रुपए का ऑक्सीजन सेंसर फ्यूज हो गया तो उसे बदला नहीं गया, तो कहीं प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होने के कारण वेंटिलेटर्स सील बंद डिब्बों से बाहर निकाले ही नहीं गए। वेंटिलेटर सिर्फ लगाने से नहीं होता, वेंटिलेटर को ऑपरेट भी करना चाहिए और बहुत ही स्किल्ड लोगों से ऑपरेट होता है, माइनर ट्रेनिंग से भी नहीं हो पाता है। जब तक आप ऑक्सीजन से काम चला लेते हैं, ऑक्सीजन से चलाएं। वेंटिलेटर पे ये पाया गया कि शुरू के दिनों में कोविड के समय में कुछ लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट देने के लिए दे दिया गया और उसमें जो है मृत्यु दर ज़्यादा थी। जब तक
स्किल्ड लोग ना हो वेंटिलेटर को चलाने के लिए, तब तक वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हर जगह नहीं करना चाहिए। इन दिनों हमारे देश में B.617 नाम के म्यूटेंट की बात बहुत हो रही है, चर्चा बहुत हो रही है, जिसने कोरोना में तबाही मचाई। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस म्यूटेंट को पहले पहचान लिया गया होता तो इतनी मार नहीं पड़ती। क्या भविष्य के लिए हम कोई सीख ले सकते हैं? B.617 और B.618 कोरोना वायरस के वो दो म्यूटेंट हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में अपना रौद्र रूप दिखाया था। इसे इंडियन वेरिएंट कहा गया। इसी तरह पंजाब में यूपी वेरिएंट ने तांडव किया, तो बंगाल में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के म्यूटेंट ने उत्पात मचाया। कहा जा रहा है कि पिछले साल भारतीय वैज्ञानिकों ने नवंबर-दिसंबर में इन वायरस की पहचान कर ली थी, लेकिन आगे इस पर कोई शोध नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने दिलचस्पी नहीं ली। सरकार ने दिलचस्पी इसलिए नहीं ली क्योंकि कोरोना का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया था। यहाँ तक कि जीनोम का अध्ययन करने वाले संस्थानों को 111 करोड़ रुपए देने की घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह गई। जानकारों का कहना है कि अगर हमें तीसरी लहर से बचना है तो हमें कोरोना के नए नए म्यूटेंट के वजूद का पता लगाना होगा, समय रहते पहचान करनी होगी और उस पर लगातार नजर रखनी होगी। ये गलती हम दूसरी लहर के समय कर चुके हैं और आगे का हम जोखिम किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकते। जीनोम सीक्वेंसिंग बिल्कुल होते रहना चाहिए, समय रहते हमें पता कर लेना चाहिए कि कौन सा वायरस आ रहा है, क्या वायरस जो है बिल्कुल डिफरेंट है और इतना डिफरेंट है कि पहले वाले वैक्सीन को लगे हुए वैक्सीन को या आपके जो है जिनको नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसकी भी इम्यूनिटी को बाईपास कर दे रहा है। तो इसलिए जरूरी है, तब थर्ड वेव कितना भी बड़ा हो सकता है उस कंडीशन। इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें जीनोमिक सर्विलेंस पे जो है ध्यान देना चाहिए। देश में कोरोना की पहली लहर ने शहरों पर धावा बोला था और दूसरी लहर ने गांवों पर हमला किया। तीसरी लहर से देश को बचाना है तो गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं पर युद्ध स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 1.5 लाख है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 55,000 और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 5,000 हैं। जानकारों का कहना है कि तुरंत जितना जल्दी हो सके राज्य सरकारों को चाहिए कि वो इन केंद्रों में अनुबंध के आधार पर डॉक्टर्स और नर्सेज की भर्ती करें। इन केंद्रों का टीकाकरण केंद्रों की तरह इस्तेमाल किया जाए। जहां जहां जगह है वहां कुछ बेड का लगाए जाएं। हर केंद्र पर कुछ वेंटिलेटर्स भेजने की व्यवस्था की जाए जो इस समय शहरों में बड़े अस्पतालों में हैं और इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं। राजस्थान समेत कुछ राज्यों ने अनुबंध के आधार पर डॉक्टर नियुक्त करने के साथ साथ मेडिकल के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे छात्रों को बढ़े हुए स्टाइपेंड पर कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर भेज भी दिया है। प्राइमरी लेवल को हमें हमेशा स्ट्रेंथन करना चाहिए, उससे जो है सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे भीड़ कम हो जाएगी, प्लस लोगों को अननेसेसरी वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं करंट इसमें कोविड में बात करूँ, अगर हम उनको वहीं पे मैनेज कर लें तो अननेसेसरी वो ट्रैवल नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो है और प्राइमरी हेल्थ केयर पे हमें जो है एक जीडीपी का अच्छा खासा लगाना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है उसमें प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज देते हैं, इसलिए जो है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है सारे लेवल। ताजा अध्ययन बताता है कि देश में अभी भी 50% लोग मास्क नहीं पहनते। 64% मास्क पहनते तो हैं लेकिन उसे ठीक से नाक पर नहीं लगाते। ऐसे में ताजा अध्ययन ये भी बताता है कि बंद कमरे में छींकने या खांसने या जोर से बात करने पर कोरोना वायरस के कण हवा में 2 से 3 घंटे तक रहते हैं और 10 मीटर तक मार कर सकते हैं। अभी तक 2 मीटर ही मारक क्षमता बताई जा रही थी। लिहाजा तीसरी लहर से बचना है तो कोरोना के बारे में लगातार जनता को सूचित करते रहना है और ऐसा जनचेतना अभियान शुरू करना है जो विज्ञान पर आधारित हो। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से भी हमारी तैयारी और ज्यादा पुख्ता होगी और तीसरी लहर की आशंका उतनी ही कम होगी। कुल मिलाकर कोरोना अभी तक हमसे 4 कदम आगे रहा है, लेकिन अगर हमें कोरोना की तीसरी लहर को मात देनी है तो कोरोना की हर चाल को पहले से ही समझ लेना होगा और पहले से ही उसका तोड़ भी निकाल लेना होगा। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज, जयपुर।
आगे दिखाएंगे कोरोना की दूसरी लहर का किस तरह शिकार हुए इस जंग में सबसे बड़े योद्धा यानी कि डॉक्टर्स।